न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। संत आसाराम का पुरुषत्व जांच करवाया जाएगा, जोधपुर पुलिस ने कहा है। इसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। रिमांड मिलने के बाद आसाराम की पोटेंसी टेस्ट करवाया जाएगा। आज पुलिस लाइन में लंबी पूछताछ के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में आसाराम की पेशी हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर आसाराम को भेज दिया है। फिर से आपको बता देते हैं, पुलिस का कहना है आसाराम का पुरुषत्व का टेस्ट कराया जाएगा, पोटेंसी टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि पुलिस को ऐसी शंका है कि आसाराम इसे अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उसे प्रीएम्प्ट करते हुए पहले से आसाराम को कोई मौका नहीं देना चाहती है पुलिस। आपको सुनवाते हैं क्या कहा है पुलिस ने इस बारे में, सुनिए। आसाराम जी बापू को जोधपुर पुलिस द्वारा कल इंदौर में से गिरफ्तार करके आज जोधपुर लेके आया है। अभी उनका हमने कुछ पूछताछ किया है। कुछ अन्य तथ्य भी हमें क्लैरिफाई करना बाकी है, इसीलिए हमने उनके पुलिस रिमांड मांगा गया है। तो उनको हमने अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड मांगा गया है। उनका पोटेंसी टेस्ट करने के लिए भी हम डॉक्टर्स को बताया गया है। तो सुना आपने, जोधपुर पुलिस कह रही है कि आसाराम का पोटेंसी टेस्ट करवाया जाएगा। आसाराम जाहिर है जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें यही कह रहे होंगे कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं, इसलिए शायद इसको अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुलिस भी ये नहीं कह रही है कि बलात्कार हुआ है, पेनिट्रेशन की बात से इनकार कर रही है। इसीलिए पता नहीं अगर आसाराम ये दलील देते भी हैं तो उनके कितना काम आएगी। आपको यह भी बता दें, आसाराम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी पर कोर्ट ने भेज दिया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी पुलिस ने, लेकिन 1 दिन की कस्टडी मिली है। अब बाकी के सवाल जवाब आगे होंगे, लेकिन फिलहाल सवाल यही है, आसाराम की गिरफ्तारी के बाद, रिमांड मिलने के बाद, क्या आसाराम के सारे फाइल अब खोले नहीं जाने चाहिए? 425 के करीब आश्रम हैं आसाराम के पास पूरे देश में, और तरह तरह के आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं। आरोप यह भी लगते रहे हैं कई राज्यों की सरकारों ने, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको संरक्षण दिया है और उनको फलने फूलने में मदद की है, और कई काले काम उनके आश्रमों में किए जाते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी से आरती मेहरा होंगी, जेडीयू से राजीव रंजन और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कल तक दुनिया को अपने अमृत वचनों से निहाल करने वाले स्वयंभू संत शिरोमणि आसाराम अब सलाखों के सफर पर हैं। नाबालिग के यौन शोषण के शर्मनाक इल्जाम के बावजूद 11 दिन बाद जैसे तैसे गिरफ्तारी हुई। आसाराम की जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में उनसे पूछताछ भी हो रही है, तमाम कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देश जानना चाहता है कि अरबपति आसाराम के तमाम आश्रमों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। महज 40 से 41 साल में ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले आसाराम की फाइलें अब क्यों नहीं खोली जानी चाहिए? इन्हें देखिए, पुलिस के गिरफ्त में जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले ये महान शख्स हैं परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री आसाराम जी महाराज। 425 आश्रमों वाले संत आसाराम, 1400 समितियों और 17,000 बाल केंद्र चलाने वाले आसाराम, 50 गुरुकुलों और करोड़ों की जमीन के मालिक आसाराम, 24 घंटे की नॉन स्टॉप परेड और 11 दिनों तक प्रपंच रूपी पाखंड से पुलिस को छकाने वाले आसाराम गिरफ्तारी के बाद जब जोधपुर लाए गए तो स्वयंभू संत के चेहरे का कथित तेज विलुप्त हो चुका था। चाल सुस्त थी, मुखड़ा मलिन था, क्योंकि न दिमाग खराब होने की दलील काम आई थी, न दिल के हाई बीपी का मर्ज जानकर पुलिस ने रहम दिखाई थी। ये बात अलग है कि जोधपुर में लैंड करते ही आसाराम जी के मुंह से जो श्री वचन निकले वो कुछ इस तरह के थे। पूरे संत समाज को लपेट लिया उन्होंने, कहा कि उनके समुदाय को सताया जा रहा है। खैर, आसाराम के झांसे से बेपरवाह जोधपुर पुलिस की गाड़ी फर्राटा भरते हुए एयरपोर्ट से निकली और आसाराम को लेकर सीधे मंडोर पुलिस लाइन गई।
वहां संत शिरोमणि के चाल चरित्र और चेहरे का पोस्टमार्टम चल रहा है। एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के शर्मनाक आरोप हैं इस स्वघोषित महान साधु श्री आसाराम जी पर। लेकिन देश जानना चाहता है कि क्या आसाराम के सभी 425 आश्रमों की जांच होगी? क्या इसकी जांच होगी कि अकेले गुजरात में आसाराम के 45 आश्रम कैसे बने? क्या आसाराम पर लगे सभी आरोपों की फाइलें खुलेंगी? क्या इस बात की जांच होगी कि एक नॉन मैट्रिक कंगाल बाबा 40 साल में इतना बड़ा भूमाफिया और मालामाल कैसे हो गया? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माया मोह के बंधन को त्याग कर संत बनने का दावा करने वाले इस संत समाज के स्वयंभू पुरोधा के पास गुजरात में 45 आश्रमों के अलावा यूपी में 29, राजस्थान में 23, महाराष्ट्र में 24, हरियाणा में 21, पंजाब में 9, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 4, जम्मू कश्मीर में 3, आंध्र प्रदेश में 2, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दमन, दादरा नगर हवेली और ओडिशा में एक आश्रम है। यानी सूबा कोई भी हो, सूबेदार कोई भी हो, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, अरबपति संत आसाराम का शानदार साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये वही आसाराम है जिनके शर्मनाक आरोपों पर कांग्रेस की गहलोत सरकार 10 दिनों तक सरेंडर की मुद्रा में रही और देश की संसद में महिला मुद्दों की चैंपियन तेज तर्रार बीजेपी की नेता खामोश। उस आदमी के बारे में क्यों नहीं आपने किया? क्यों नहीं उस भाव को बंद किया? एक बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया और उस आदमी को सजा देने से असली मैसेज जाएगा, सच्चा मैसेज जाएगा। हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ करने से क्या हो? इस पर आपको कुछ कहना चाहिए। क्यों नहीं बोले आप इस पर? इस पर बोलिए आप, इस पर कुछ कहिए। इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, इस पर आपको बोलकर बोलना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा कि एक मामले में बोले आप दूसरे में नहीं बोले। आपको बोलना चाहिए इस पर। ये तमाशा मचा हुआ है। लेकिन आसाराम पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। साल 2009 में मोटेरा में 67,000 वर्ग मीटर जमीन हड़पने का इल्जाम है। साल 2006 में सूरत में जमीन हथियाकर आश्रम बनाने का आरोप है। साल 2001 में रतलाम में 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का इल्जाम है। साल 1980 में छत्तीसगढ़ में जमीन हड़पने का आरोप है। साथ ही आश्रम में जादू टोना, बच्चों के शोषण और हत्या तक के संगीन इल्जाम हैं इस श्वेत चोलाधारी बाबा पर। लेकिन देश जानना चाहता है कि हर मुद्दों पर राजनीति करने वाले हमारे नेता क्या आसाराम के आरोपों की हर फाइल खोलने की मांग करेंगे? क्या देश की 121 करोड़ जनता को झांसा देकर अरबों की संपत्ति अर्जित करने वाले तथाकथित चमत्कारी संत आसाराम बापू का असली चेहरा सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू का रुख अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। मोटे तौर पर साफ है, लेकिन तीनों पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। क्या आसाराम की सभी फाइलें अब नहीं खोली जानी चाहिए? थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको बता देते हैं, पुलिस ने आसाराम के लिए 2 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। और पुलिस का अब यह कहना है आसाराम के पुरुषत्व का टेस्ट कराया जाएगा, पोटेंसी टेस्ट होगा, उनके पुरुषत्व की जांच कराई जाएगी। लगता है जो थोड़ी बहुत पूछताछ हुई है उसमें शायद आसाराम ने इसे अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, इसीलिए पुलिस उस डिफेंस को भी धराशायी करना चाहती है। आसाराम का पुरुषत्व टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट होगा। टीना शर्मा, क्विक कमेंट आपसे। डेफिनेटली पुलिस को ऐसा लगा होगा डिफेंस में यूज कर रही है, तो इनिशियल प्राइमा फेशिया में उनके पास सारे सबूत हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो इसको भी और शायद यही उम्मीद थी, शायद उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इंटरम बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो पुलिस अपने आप को तैयार करना चाहती है, तो ऑफ कोर्स यही है। बिल्कुल, ये कराना भी चाहिए, जरूरी है, कराना भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज है, अगर वो इसको इस्तेमाल करना भी चाहते हैं एज अ लाइन ऑफ डिफेंस, कितना काम आएगा उनके? नहीं, देखिए, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। देखिए, पहले जो रेप की परिभाषा होती थी वो पेनिट्रेशन होती थी। एंटी रेप लॉ हमारे पास नया आने के बाद पॉक्सो में नाबालिग के साथ जो हुआ है वो छेड़छाड़ भी रेप की संज्ञान में आता है, तो पॉक्सो में तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी करें तो वो रेप से ज्यादा घिनौना कार्य है और मतलब उसमें नॉन बेलेबल है वो, तो आप, मेरे को नहीं लगता कि उनका ये डिफेंस किसी तरह काम आने वाला है। बट ठीक है, एक
प्राथमिक आप इसको कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया के तौर पे, या मतलब जो उनका जो मतलब प्रोसीजर है पुलिस का, उसको करने के तौर पे किया जा सकता है। जेडीयू ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है शुरू से ही आसाराम को लेकर। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने तो यहां तक कहा कि मर्दानगी की टिकिया बेचते हैं, तमाशा राम है। राजीव रंजन, क्विक कमेंट आपका इस बात पर, इस संत का अब पुरुषत्व का टेस्ट होगा, आप इसे कैसे देखते हैं 72 साल की उम्र में? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो तथाकथित संतों की भूमिका है, ऐसे भक्तों के साथ, जो भक्तों का एक लंबा वर्ग जो इनके साथ जुड़ा होता है, उन सबके विश्वास के डिगने का समय है। और जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह की अव्यवस्था फैलाई गई, गिरफ्तारी में जो विलंब हुआ, उसके बाद मीडिया कर्मियों के साथ जो उनके समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया, किसी संत का ऐसा आचरण नहीं हो सकता है। देश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां कहीं न कहीं संपत्ति हड़पने के आरोप उनके आश्रम पर लगे हों, या हत्याओं के मामले हों, या अभी एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। तो जिस तरह के विवादों में आसाराम बापू रहे हैं, राजीव जी एक कमेंट लेना चाहता हूं आपसे। कानून ने शिकंजा कसा है। राजीव जी, जो हमारा बड़ा सवाल है, अब सारी की सारी फाइलें आसाराम की क्यों नहीं खुलनी चाहिए? आसाराम कुछ सालों में इतनी अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया, 425 आश्रम ऊपर से नीचे तक देश में खोल लिए। आप किस पार्टी को, किस सरकार को, किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, तमाम सरकारें इसके लिए जवाबदेह मानी जानी चाहिए। जिनके संरक्षण में ऐसे संतों के कारोबार बढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है इससे पूरी तरह से जो धर्म प्रचारकों की छवि है उसको उन्होंने धूमिल किया है। और चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या इनकम टैक्स का मामला हो, देश में संपत्ति अवैध तरीके से जो अर्जित की गई है और जो डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम के बाकी जो तरीके हैं एग्जामिन, सारे मामले खोले जाने चाहिए, सबका इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, सारे मामले खोले जाने चाहिए, सारी फाइलें खुलनी चाहिए। आरती मेहरा जी, कुछ चुप्पी तोड़ेंगी आरती मेहरा जी? लोकसभा में शरद यादव तो कहते रह गए, सुषमा स्वराज ने चुप्पी नहीं तोड़ी। आप आसाराम की सारी फाइलें खुलनी चाहिए, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आना चाहिए, कुछ बोलेंगे आरती जी? मानक जी, लोकसभा में शरद यादव जी सरकार से जवाब मांग रहे थे। आप शायद भूल रहे हैं कि सरकार सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस चलाती है। जवाब उन्हें देना था, आपके मात्र उनका चेहरा दिखा देने से ये नहीं हो जाता। और हम चुप्पी तोड़ेंगे की बात नहीं है मानक जी, लगातार पिछले 6 से 7 दिन तक लगातार इस विषय पे बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं। आरती जी एक सेकंड, मैं करेक्ट कर देता हूं आपको, इस पर बाद में आ जाएंगे कि और क्या हुआ है, मैं करेक्ट कर देता हूं। लोकसभा में एक सेकंड, आरती जी एक सेकंड, देखिए गलत फैक्ट नहीं जाना चाहिए एयर पे, जनता के सामने जो लोग हमें देख रहे हैं, देखिए गलत तथ्य नहीं जाना चाहिए। आरती जी एक सेकंड रुक जाइए। राजीव जी आप बता दीजिए, क्या शरद यादव ने सुषमा स्वराज जी से नहीं कहा था कि चुप्पी तोड़िए? राजीव जी बता दीजिए। पूछा था जी, निश्चित तौर पर। और आरती मेहरा जी चाहे जो भी कहें, सबसे पहले आसाराम बापू के समर्थन में वो उमा भारती जी का नहीं, वो उसमें बाद में आ जाऊंगा मैं। राजीव जी उसमें बाद में आ जाऊंगा, राजीव जी उस पे भी आऊंगा। राजीव जी एक सेकंड, उस पे भी आऊंगा। देख लीजिए आरती जी, साफ है, शरद यादव ने सुषमा स्वराज जी से सवाल किया था, चुप्पी तोड़ेंगी, कुछ बोलेंगी, लेकिन नहीं बोली। सुषमा स्वराज जी सर, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि लगातार हम चैनल पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बापू आसाराम को आके जांच में शामिल होना चाहिए, जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और ये जो ड्रामा उन्होंने 3 से 4 दिन तक किया है, वो किसी संत को उसके लिए इतना घिनौना कृत्य करना और उसके बाद इस तरह बचते रहना, हम किसी तरह से उनको डिफेंड तो बहुत दूर की बात है। मैं तो मानक जी यहां तक कहती हूं कि आम व्यक्ति को जो सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मॉरल ड्यूटी है, जो अपने आप को परम संत कहलाता है, जो भगवान की संज्ञा में बैठता है, वो जब ऐसा कृत्य करता है तो उसकी सजा 2-3 गुना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरती जी। आरती जी आपकी बात स्वागत करने योग्य है, बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस बात का मैं। लेकिन जल्दी से आपका ध्यान
बीजेपी की महिला ब्रिगेड की तरफ दिलाना चाहता हूं। बीजेपी की जो सीनियर महिला नेता हैं जितनी भी, वो दिल्ली गैंगरेप का मामला होता है, मुंबई गैंगरेप का मामला होता है, बांदा का रेप का मामला होता है, तो खुलकर सामने आती हैं, बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करती हैं। लेकिन यहां पर आसाराम का जब मामला सामने आया, आप तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, पर थोड़ा लेट कह रही हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इन महिलाओं ने, इनमें सुषमा स्वराज हैं, स्मृति ईरानी है, नजमा हेपतुल्ला है। आपके चैनल पे नहीं, 6 दिन से कह रहे हैं। नहीं, आरती जी देखिए, आसाराम के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। वो तो कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जिस तरह बाकी केसेस में प्रोएक्टिव होकर बोलती हैं, इस केसेस में क्यों नहीं आवाज निकलती? बिल्कुल बिल्कुल आवाज निकल रही है। नहीं, स्मृति जी ने तो सस्पेंशन भी मांगा था क्वेश्चन आवर का राज्यसभा में। बिल्कुल बोल रही हूँ। अच्छा, गोहिल साहब को शामिल करता हूं मैं। शक्ति सिंह गोहिल, राष्ट्रीय शक्ति सिंह गोहिल जी, पहला जो हमारा बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि आसाराम के सभी 400 आश्रमों की जांच नहीं होनी चाहिए? जितने आरोप उन पर लगते हैं काले काम करने के, क्या सारे के सारे अब नहीं खोले जाने चाहिए? देखिए मानक जी, हमारा पहले से ही स्टैंड रहा है कि एक्यूज्ड कोई भी हो, वो कौन है वो नहीं देखना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही एक सीरियस मैटर है, ये जो कंप्लेनेंट है वो कोई दुश्मन नहीं है, इनके पूरा परिवार इनको भगवान मानते थे, अपनी बेटी को उसी की स्कूल में डाली हुई थी, और उसके बाद वो कंप्लेनेंट बनते हैं, वो हमें उनको सीरियसली लेना चाहिए। बीजेपी की ओर से आरती जी की जो आज जो प्रतिक्रिया आई है, मैं इनका स्वागत करता हूं, मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं। पर कहाँ थे आप? पहले 3 दिन तक मैं सभी चैनलों में गया, मैं आज आपके चैनल पे हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकते, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी की मुझे बात करनी होती है। पहले दिन से एफआईआर जब हुई, मैं सभी चैनलों पे जाता हूं, बीजेपी ने उछल कूद के आसाराम का बचाव करने की कोशिश की। 3 दिन के बाद उनके पोस्टर बॉय को लगा कि आसाराम की वोट बैंक को छोड़ो, ये मीडिया जागरूक है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी चैनलों को। देश में एक माहौल बन गया था कि आसाराम की जो ब्रीफ पकड़ेगा वो अपनी वोट बैंक बहुत नुकसान पाएगा। तब जाके उसके पोस्टर बॉय ने कहा कि अब आसाराम को मत बचाओ, गोयल साहब, और तब से लाइन थोड़ी चेंज हुई कि लॉ विल टेक इट्स। गोयल साहब आप सही कह रहे हैं, गोयल साहब आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत। आरती जी एक सेकंड गोयल साहब का जवाब दे दूं, मैं आपके पास भी आता हूं। गोयल साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कह रहा हूं बस मैं, बीजेपी, आरती जी एक सेकंड आपको मौका दूंगा बोलने का। गोयल साहब आप सही कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं ने कुछ नेताओं ने बचाव भी किया, लेकिन सवाल राजस्थान सरकार, जोधपुर पुलिस के रवैये पर भी उठे हैं। इतना गंभीर मामला होने के बाद भी कितने दिन लग गए? 11 दिन लग गए अरेस्ट करने में आसाराम को। उनको सम्मन देकर बुलाया गया, 7 घंटे आश्रम के बाहर इंतजार किया पुलिस ने। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम जो अपने दर्शकों से आज सवाल पूछ रहे हैं कि आसाराम के सभी आश्रमों की जांच होनी चाहिए, अगर हमारे एक सेकंड गोयल साहब, क्या आसाराम की सारी फाइलें खुलनी चाहिए? एसएमएस के जरिए अगर आप इस ओपिनियन पोल में शामिल होना चाहते हैं, आपका जवाब हां है N24 Y लिखिए, जवाब है N24 N लिखिए। अभी तक जो जवाब मिले, देखिए 99% लोग कह रहे हैं आसाराम के सभी आश्रमों की जांच होनी चाहिए, सभी आश्रमों की। 99% लोग कह रहे हैं। यानी उनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है उनकी छवि को लेकर अब और भी ज्यादा सवाल उठने लगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अब जबकि आसाराम जोधपुर पुलिस की कस्टडी में है, 1 दिन की रिमांड में, क्या अब आसाराम के सारे आश्रमों की, सारे काले कारनामों की जांच नहीं होनी चाहिए? शक्ति सिंह गोहिल, ब्रेक से पहले आप बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन सवाल कांग्रेस को भी देने पड़ेंगे, राजस्थान सरकार को भी देने पड़ेंगे, जोधपुर पुलिस को भी देने पड़ेंगे। 11 दिन तक सम्मान के साथ आसाराम का इंतजार किया सम्मान देने के बाद जोधपुर पुलिस ने। अगर कोई आम आदमी होता तो उठाकर कब का उसे ले गए होते। आपको नहीं लगता कोताही वहां से भी हुई है? देखिए मानक जी, 0 नंबर से एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई 21 तारीख को। एफआईआर ट्रांसफर होके जोधपुर आई, तब तक अक्यूज्ड राजस्थान छोड़ के मध्य प्रदेश चले गए थे, जहां बीजेपी रूल गवर्नमेंट है।
वहां से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश। जब समन्स लेके जोधपुर की पुलिस गई, मध्य प्रदेश की पुलिस साथ में थी, 6.5 घंटे। अपने कोई फेडरल स्टेट में जीते, अपने कोई दूसरा देश नहीं था मध्य प्रदेश। मैं ये कह रहा हूं कि समन की जरूरत ही नहीं थी इसमें। दो लोग ही गोयल साहब, इस केस में समन की जरूरत ही नहीं थी। इतना गंभीर आरोप है, नाबालिग लड़की के साथ नॉन बेलेबल धाराएं हैं, बहुत ही संगीन आरोप हैं। सीधा का सीधा जाके अरेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो कल देर रात ड्रामा हुआ वो कुछ दिन पहले भी हो सकता था। गोयल साहब, मानक जी आप एक बात समझिए, पहले दिन से अशोक गहलोत जी का स्टैंड, और एक बंदा कोई कह दे कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हमारा कुछ भी इतना सा भी था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द बेस्ट जज टू डिसाइड, हो सकता है। चलिए, आज भी लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप लेना होगा उन्होंने लिया होगा। पर मैं आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जरूर सभी फाइलें खुलनी चाहिए, पर हालत क्या है? मैं मानता हूं कहीं कहीं कांग्रेस रूल भी गवर्नमेंट होगी। ऐसे एक्यूज जो पावरफुल होते हैं वो क्या करते हैं? गुजरात में एक कमीशन बना जिसकी गोयल साहब एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद और डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी सरकारें जिम्मेदार हैं आसाराम के इतने बड़े साम्राज्य को पनपने देने में, फलने फूलने में मदद करने के लिए। छोटा सा ब्रेक। आरती जी आपके पास भी आऊंगा। आरती जी आ रहा हूं, बस एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। देर रात से शुरू हुई आसाराम की अरेस्ट यात्रा जोधपुर जाकर खत्म हो चुकी है। आसाराम जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है, जबकि देश के कई हिस्सों से आसाराम के समर्थकों के हुड़दंग की खबरें आ रही हैं। भोपाल, पटना और दिल्ली की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हर जगह आसाराम के समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है। कई जगह शांतिपूर्वक विरोध किया है, लेकिन कई जगह हुड़दंग भी किया है। और ये भी बता दें, कहीं कहीं आसाराम को सख्त सजा देने की मांग पर भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं, पटना में तो आसाराम के पुतले जलाए गए। ये आसाराम के समर्थक हैं जो कभी कभी गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं। मीडिया के साथ पिछले 3 दिनों में 2 बार मारपीट हुई है। कल भी कितनी मुश्किल से, आपको पता ही होगा, जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने आसाराम के 2 से 3 हजार समर्थकों को, भक्तों को किनारे करके आसाराम की गिरफ्तारी को संभव किया। आरती जी आपके पास आ रहा हूं। अब जबकि आसाराम की गिरफ्तारी हो गई, उनसे पूछताछ चल रही है, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, जो होगा वो होगा। आरती जी आपने बहुत अच्छी बात कही है आज, और इससे पहले भी, चाहे वो दिल्ली गैंगरेप का मामला हो या मुंबई का हो, आपने बहुत क्लियरली अपने विचार रखे हैं आरती जी, और मैं इज्जत करता हूं आपके विचारों की, आपकी। लेकिन ये बताइए, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, वो विधायक इंदौर के जो आसाराम से मिलने गए थे जब पुलिस बाहर समन लेकर इंतजार कर रही थी, और प्रभात झा जो खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, आसाराम का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस की साजिश है। आज क्या इन चारों को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मानक जी, सबसे पहले आप बात सुनिए, दोनों तरफ के पक्ष जरूर आने चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति जी जो कह रहे थे, वो आरती जी उस पर भी आ जाएंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आरती जी। सबसे पहले आरती जी उस पर भी आ जाऊंगा। 1 मिनट, नहीं 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 72 घंटे जब एफआईआर हुई, उसके बाद कांग्रेस शासित राज्य में थे आसाराम। आरती जी वो बात सही है, वो साबित हो चुकी है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम लगातार बता रहे हैं वो बात। आरती जी आप फिर से रिपीट कर रही हैं, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, उसमें कोई नई बात नहीं है। आरती जी देखिए, आरती जी रिपीट नहीं कर रही हूँ। आरती जी पूरा देश जानता है वो बात। कहने लगे कि जब एफआईआर हुई तो आप ये बीजेपी है, मध्य प्रदेश, मानक जी आपके सवाल का जवाब नहीं देगी, बाकी दुनिया भर की बातें करेगी। आरती जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या उन चारों को माफी नहीं मांगनी? क्यों नहीं करूंगी? हाँ मानक जी, दूसरी बात, आप पहले माफी मांगिए जिनके क्षेत्र में जो अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने 30 तारीख तक का बड़ा टाइम दे दिया, जिन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, जिन्हें उन्हें लेके आना चाहिए था, जिन्होंने समय दिया, आप पहले उनसे माफी मंगवाइए देश को। जब देश का कानून कहता है, उसी समय बॉम्बे में भी इनके सरकार है,
अगर रातों रात पकड़ लिए जाते हैं चारों के चारों जो रेप करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, तो आसाराम को क्यों 30 तारीख तक का टाइम दिया? पहले माफी मंगाए अशोक गहलोत से जो मुख्य। आरती जी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आरती जी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अब आप पीछे जा रही हैं, आप यू टर्न ले रही हैं, एक तरह से आप उन चारों का बचाव कर रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। एक सेकंड आरती जी एक सेकंड रुक जाइए। आप आरती जी एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास आता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। टीना शर्मा, आपको भी लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अब इनके पास कहने के लिए इस मामले में कुछ है नहीं कि बचाव क्यों गया आसाराम का? देखिए, आसाराम जी को जो 10 दिन का समय मिला है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिली हुई थी, दोनों सरकारें मिली थी, इसलिए इतना समय मिला। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आरती जी सम्माननीय हैं और बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने बात की, पर जहां पर आपने प्रश्न किया, आप ये प्रश्न चाहे कांग्रेस से करें या बीजेपी से करें, वो एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं। अब इनको ये समझ लेना चाहिए कि इन चीजों से आप देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक दूसरे को टाल तो सकते हैं पर देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब इसमें मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जब स्मृति ईरानी जी राज्यसभा में खड़ी होती है और मुंबई गैंग रेप होता है और वो कहती है कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कीजिए और रेप पे बात कीजिए, तो उधर से कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश के रेप पे बात कीजिए। तो ये समझना हम चाहते हैं कि क्या आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ये हमारा देश चलता रहेगा कि कभी इस पाले में गिरे और कभी उस पाले में करे, और इस दयनीय स्थिति में क्या इस देश को हम रखेंगे? क्या हम सीधा सा जवाब नहीं? देखिए आरती जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और आप खुद एक महिला हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है एज अ मेयर रहते हुए दिल्ली का। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, जब आपके नेता कुछ प्रश्न ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा आके बोल देते हैं जो आपकी पार्टी को सूट नहीं करता है, तो आप कहते हैं उनके निजी विचार है। आप जब वो आपको सूट करता है तो आप कहते हैं वो हमारी तरफ से बोल रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। और ये कांग्रेस का भी यही हाल है, मतलब इसमें दोनों पार्टियां बराबर है। पर क्या आप कभी उनको अपने एक्शन में डिसऑन करते हैं कि इन 4 लोगों को हम अपनी पार्टी से अलग कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या इन लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी देश से? क्या ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा नहीं हुआ है तो कब होगा? इसका जवाब देश चाहता है आपसे। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि इतना बोलने से कि उनके निजी विचार हो सकते हैं, आप एक ऑपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है इस देश की, आपकी जवाबदारी बनती है, क्या आप बच सकती हैं और क्या कांग्रेस बच सकती है? इन दोनों बातों के अगर आप जवाब दे दें तो मैं ये समझूंगी कि आप भी मतलब वोट बैंक की राजनीति ना करके कहीं एथिक्स की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। और अगर एथिक्स की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं तो इस देश में राज करने का आपको कोई हक नहीं है, दोनों पार्टीज को। आरती जी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। आरती जी, इस देश में है तो वही राज करेगा जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना जाएगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से देखिए कोई नहीं चुन के आता, ये आप जानती हैं। ये आप जानती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई चुन के आ ही नहीं सकता। संज्ञा राक्षस तक की संज्ञा जो है वो अगर दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना स्टैंड बहुत क्लियर उसके साथ ये भी कहा है कि इसके साथ जुड़ने से पार्टी की छवि खराब होती है। आप पूरा ट्वीट बोलिए आरती जी, आप पूरा फैक्ट बोलिए, मैं आपको ट्वीट बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पहले दिन कहाँ थे? सुनिए गोहिल जी, मैं पूरा ट्वीट बिल्कुल उसी लाइन में बोलूंगी जैसा उन्होंने बोला है। वो ट्वीट मैंने पढ़ा है। इसके साथ जुड़ने से मोदी जी कहते हैं इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ने से हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। इसका मतलब आप एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ छवि खराब होती है वहां आप अलग हो जाते हैं। आरती जी बोलिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है और मैं पूरी तरह से, मेरा ऐसा मानना है कि संत जो अपने आप को संत कहलाते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं अपने कहीं ना कहीं सुकून के लिए, शांति के लिए, धर्म की आड़ में अगर गलत कुछ होगा, और जहां तक मानव जी आप कह रहे हैं कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज खुलनी चाहिए या नहीं, तो मेरा मानना है बिल्कुल खुलनी चाहिए। न सिर्फ इनकी, हर धर्मगुरु की, हर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक से ओरिएंटेड है, वो चाहे नेता हो। आरती जी आपने एक सेकंड, आरती जी आपने एक और बहुत अच्छी बात कही है। आरती जी आपने फिर से एक बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात भी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से खुलकर ये बात कोई कहता नहीं है। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान सबसे पहले उमा भारती के और कैलाश विजयवर्गीय के आए
और डिफरेंट चैनल्स पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हम लोगों ने देखा और सुना, वो निश्चित तौर पर वो शर्मनाक दौर है। और आज नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उसने इसका विरोध किया। मैं समझता हूँ जो पूरे देश में एक आक्रोश है जनता के अंदर, जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के नाराजगी और गहरा आक्रोश है, ये कहीं ना कहीं उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने ध्यान मोड़ने की कोशिश की है। नहीं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उनके सुरक्षित पनाहगाह हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो आसाराम बापू के रिश्ते हैं, वो जांच का विषय है और इसको भी संज्ञान में लेकर के आगे की बातें आरती मेहरा जी को कहनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ने सही किया तो कांग्रेस की राजस्थान सरकार जोधपुर पुलिस के रवैये पर भी कुछ कह दीजिए। 11 दिन लगा दिए अरेस्ट करने में, और आसाराम बापू का जो साम्राज्य ये बना है वो जानते हैं किन किन राज्यों में वहां कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। मानक जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शुरू में ही कहा कि तमाम सरकारें इसमें दोषी हैं जहां भी इनका ऑपरेशन चला है, और जिस तरह से उनको एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा तरजीह दे करके रेप या जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में एक आम आदमी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर सकती थी, काफी वक्त दे करके कहीं ना कहीं ये जरूर साबित करने की कोशिश की गई है कि कानून के काम करने का तरीका ऐसे विशिष्ट मामलों में दो तरीके का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे उभरने की जरूरत है। ये पूरे सिस्टम के लिए चुनौती है, और ऐसे संतों के कारण पूरे समाज में आस्था जो डगमगाया है, गोयल साहब, एक खतरनाक बात है। ठीक है गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। इनका पर्दाफाश हो, बेनकाब हो। गोयल साहब, मैं मानक जी, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जैसे बीजेपी का स्टडी कुछ भी होता है तुरंत रिएक्शन आता है, मोदी जी 3 दिन तक वेट नहीं करते, घटना घटते ही उनका ट्वीट आता है। पहले आसाराम की वोट बैंक का फायदा लेना था, 3 दिन के बाद थैंक्स टू मीडिया ये देश में माहौल बना ऐसा कि उनको लगा कि आसाराम की वोट बैंक से ज्यादा हमें नुकसान देश की वोट बैंक में हो जाएगा। तब जाके 3 दिन के बाद उन्होंने कहा। गुजरात में गहलोत साहब भी हाथ जोड़ रहे थे। गोयल साहब गहलोत साहब भी हाथ जोड़ रहे थे। गहलोत साहब से लगातार सवाल पूछा जा रहा था अरेस्ट कब होंगे, वो हाथ जोड़ के निकल गए और 11 दिन लगे गिरफ्तार होने में। उन्होंने क्या कहा था कि मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूंगा और कोई एक जगह ऐसी दिखा दे। और पत्रकारों पे हमला हुआ, गुजरात में हमला हुआ था, कौन सी सेक्शन लगी, किसको अरेस्ट किया? राजस्थान की सरकार थी, पत्रकारों पे हमला हुआ, 307 लगाई है, सभी को कल अरेस्ट किया गया। गुजरात में एक महिला पत्रकार के ऊपर इसी आसाराम के लोगों ने कितनी बेइज्जती से उसके ऊपर हमला किया था। वो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। गोयल साहब एक ब्रेक ले रहे हैं, मुझे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अब जबकि आसाराम जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, क्या उन नेताओं को जवाब नहीं देना चाहिए जो आसाराम का बचाव कर रहे थे? और साथ ही साथ जोधपुर पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा कि गिरफ्तारी में 11 दिन का समय कैसे लग गया। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आसाराम, झांसाराम, तमाशाराम, कुछ भी कह लीजिए, जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 1 दिन की पुलिस रिमांड में अब रहना पड़ेगा, उसके बाद शायद जेल भी जाना पड़ेगा आसाराम को। ऐसे में हम ये कह रहे हैं, क्या देश की जनता को अब सबक नहीं ले लेना चाहिए? ये जितने भी दाढ़ी वाले बाबा धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, इनके झांसे में आने के बजाय इनसे बचकर नहीं रहना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे गोयल साहब आप इस पर? क्योंकि ये तो एक ही मामला है, शायद ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लगातार। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और मैं भी एक हिंदू हूं, मैं मानता हूं कि ये सबसे पहले ये सोचना होगा हम ही लोगों को, और इस मजहब को लेके जो चलने वाले लोग हैं उनको भी बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों पे होती है जो बड़ा नाम का लेके चलते। भगवान के नाम से जब आप दुकान खोलते हो और इस तरह का काम होता है, मैं मानता हूं हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बदनामी इसी से होती है। ऐसे जो भी ढोंगी लोग हैं, ऐसा जो भी करते हैं, ये सबसे पहला हमारा ही काम होना चाहिए कि इसको बाहर फेंके। साधु संतों से भी मैं विनती, जो सच्चे साधु संत हैं
उनसे मैं विनती करना चाहूंगा कि आपकी भी जिम्मेवारी है कि इसमें आप आगे आए और ऐसे लोगों को, मीडिया तो लगातार एक्सपोज करता रहेगा ऐसे लोगों को। बिल्कुल। आरती जी, कोई कमेंट आपका? आरती जी। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतने लोग, मेरे देश के लोग सरल हैं, भोले भाले हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो इनको भी ये देखना, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इनके पास आ रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हुए और सच्चे होते हुए, एक वो आते हैं सुनने के लिए, इनसे कथा सुनने आते हैं, इनसे कुछ धर्म जानने आते हैं, तो इनको सच्चाई से करना चाहिए जिससे धर्म की आस्था बनी रहे और हिंदू धर्म के प्रति अपना पूरा सम्मान बना रहे। आज कितनों का किस तरीके से उद्वेलित होंगे मन, और मन में कितनी शंकाएं जागृत होंगी बहुत से बापू आसाराम के खुद के भक्तों के मन में कि ये क्या उन्होंने किया है, ये नहीं किया है, अगर किया है तो कितना घिनौना है, कितना गलत है। तो इस सब बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी नहीं बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। उनके जितने भी भक्त हैं जो कि आंख बंद करके उन पे विश्वास करते थे, अब उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए। राजीव जी जल्दी से, बस 20 सेकंड है मेरे पास। राजीव जी कमेंट आपसे इसलिए क्योंकि जेडीयू ने सबसे पहले आसाराम के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। देखिए ढोंग और पाखंड के खिलाफ एक संगठित लड़ाई की जरूरत है। दाभोलकर जैसे समाज सुधारकों की हत्या हुई है और पूरे देश में जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के जरिए राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोगों के बल पर जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसलिए कि इससे कहीं बहुत बढ़िया बात खंडित हो रही है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये आरोप टीना शर्मा, कोई कमेंट? सारी पार्टियों पर लग सकते हैं? बिल्कुल सारी पार्टियों पे लग सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि देखिए, एक तो पाखंड का वो ढोंग कर रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं, ऊपर से पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण, ये कितना खतरनाक है। इसका एक एक ही एग्जांपल है हमारे पास आसाराम बापू। मतलब ये बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे देश के लिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अब ऐसे चीजों से पल्ला झाड़ना चाहिए अगर वो और एक्सपोज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी फिर भी आप लोगों पर ही है, देश की आम जनता पर। ऐसे बाबाओं के झांसे में बिल्कुल ना आए, आंख बंद करके कभी विश्वास ना करें। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका। राजीव जी, आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया टीना शर्मा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।